जो मैंने वीडियो कॉम्प्लेक्स का बनाया था, उम्मीद है कि सबको पसंद आया होगा। और जो मैंने एक्सरसाइज दी थी वो सबने सॉल्व कर ली होगी। अगर नहीं की है तो जल्द से जल्द वो ख़त्म कर लेना। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पढ़ना। हालांकि ये स्टैटिस्टिक का पेपर है, पर मैथमेटिक्स में उसका क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे मेथड हम यूज़ करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च वैसे तो डेटा कलेक्शन का एक पूरा का पूरा टॉपिक है कि कैसे कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आज इंडियन और फॉरेनर में इस टॉपिक का बहुत ही यूज़ होता है और ये बहुत वाइडली कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स में क्या क्या इसका यूज़ होता है, ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे। स्टार्टिंग से ही करेंगे, इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन रिसर्च का एक सबसे बेहतरीन टूल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम एलपीपीपी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सॉल्यूशन टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन रिसर्च का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वैसे कोई नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनो कि क्या था ऑपरेशन रिसर्च का, क्या है ऑपरेशन रिसर्च। जो आप पढ़ने वाले हो एटलीस्ट उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्या आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ब्रिटिश और इसको यूरोपियन भी बोलते हैं। रिफ़र टू ऑपरेशन रिसर्च, देखिए हम ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं, ब्रिटिश वाले क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च। उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है उसकी। और अमेरिकन वाले क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च बोलते हैं। बट बोथ आर ऑफन शॉर्टेड टू जस्ट ओ आर। दोनों का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ओ आर ही होता है। ठीक है, तो हम इस पेपर को क्या नाम देंगे, ओ आर ही देंगे। पूरा नाम क्या है, ऑपरेशंस रिसर्च। हम अमेरिकन्स को, हमारे सिलेबस में अमेरिकन्स को फॉलो करते हैं। हमारी रेफरेंस बुक से हमारे सिलेबस में जो नाम दिया है वो क्या है, ऑपरेशंस रिसर्च। ब्रिटिश वाले उसको ऑपरेशनल रिसर्च बोलते हैं। वो आएगा आगे, इस उसकी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अनदर टर्म विच इज़ यूज फॉर दिस फील्ड इज मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस का शॉर्ट फॉर्म होता है एमएस। द अमेरिकन्स समटाइम्स combine the terms OR and MS together and say ORMS। अमेरिकन वाले क्या, मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशन रिसर्च OR को एक साथ ही कंबाइन करके क्या बोलते हैं, ORMS। अदर टर्म्स समटाइम्स यूज्ड आर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसको हम IE से बोलते हैं, एंड द डिसीजन साइंस। इन रिसेंट ईयर्स there has been a move towards a standardization upon a single term for the field, namely the term OR। तो जो उसका स्टैंडर्ड है वो OR से ही जाना जाता है। ओके, ऑपरेशन रिसर्च is a relatively new discipline. The contents and the boundaries of the OR are not yet fixed। उसकी बाउंड्री है वो, ये मैंने बोला ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसकी कोई बाउंड्री अभी तक फिक्स ही नहीं है, कंटेंट भी फिक्स नहीं है। देयरफॉर टू गिव अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑपरेशन रिसर्च इज अ डिफिकल्ट टास्क। द OR starts when mathematical and quantitative techniques are used to substantiate the decision being taken. The main activity of a manager is the decision making। क्या है मेन एक्टिविटी, क्या होती है इसमें, जो डिसीजन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, वही सबसे बढ़िया होता है। इन आवर डेली लाइफ वी मेक डिसीजंस इवन विदाउट नोटिसिंग देम। हमको पता ही है, हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ऐसे डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, हालांकि उसको हम पता नहीं होता कि हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको जस्ट एग्जांपल दूँ तो जो फीमेल होते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स, वो क्या करते हैं, इवन बॉयज़ भी होते हैं, शॉपिंग करने के लिए कितना डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और
बॉयज़ भी जैसे कोई कैमरा वगैरह परचेस करना होता है तो यहाँ से देखेंगे, इस यूट्यूब में देखेंगे, इसका वीडियो देखेंगे, वहाँ से रिव्यू लेंगे, उसका फिर रिव्यू लेंगे, फिर किसी एप्लीकेशन में जाएंगे शॉपिंग की, वहाँ पर कोई बहुत सारी चॉइसेस देखेंगे। तो वो एक टाइप से डेटा कलेक्शन ही होता है। हालांकि वो हम हमारी तरफ से करते हैं, कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं यूज़ करते, लेकिन इस मेथड को हम सिंपल डेटा कलेक्शन भी बोल सकते हैं। आज पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ पूरे विश्व में डेटा कलेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो ये कोरोना महामारी चल रही है, उसका डेटा कलेक्शन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हार्ड टास्क होता है। सर, सारी की सारी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट को डेटा अप्लाई करती है, वो सब इस टूल्स की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इस ब्रांच का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यही बोला है, द डिसीजंस आर टेकन सिंपली बाय कॉमन सेंस, जजमेंट एंड एक्सपर्टाइज विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल और अदर मॉडल इन सिंपल सिचुएशन। हम सिंपल सिचुएशन में तो इसको बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, बट द डिसीजन वी आर कंसर्नड here which are complex and heavily responsible. For example, public transportation network planning in a city, having its own layout of factories, residential blocks, or finding the appro- appropriate product mix when there exists a large number of products with different profit contribution and production requirement etc. ठीक है, ऊपर ऊपर से बताऊँ तो ये रेसिडेंशियल इलाके में, फैक्ट्रीज़ के इलाके में जो बहुत बड़ी सिटी की प्लानिंग करनी होती है, नेटवर्क में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब के लिए, सब डेटा इकट्ठा करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है। ओआर के टूल्स का यूज़ होता है। ओके, फिर ऑपरेशन रिसर्च टूल्स आर नॉट फ्रॉम एनी वन डिसिप्लिन। ये कोई एक तरफ से नहीं है, सिर्फ एक साइड से नहीं है। ऑपरेशन रिसर्च टेक्स टूल्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन such as mathematics, statistics, economics, psychology, engineering, etc., and combines these tools to make a new set of knowledge for decision making. Today, OR become a professional discipline which deals with the application of scientific method for making decision, and especially to the allocation of scarce resource. The main purpose of OR is to provide a rational basis for a decisions making in the absence of complete information, because the system composed of human machine and procedure may do not have complete information. ठीक है, अब थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो अब मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है, क्या था इसकी हिस्ट्री। ये सब लिखा हुआ तो है ही, पर मैं अपने आप से बता रहा हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, 1930 के पहले, ये मेथड का कोई किसी को कुछ पता भी नहीं था और पढ़ाया भी नहीं जाता था। 1930 के पहले की बात है, तब कुछ नहीं था। एक्चुअली ये 1930 के बाद प्रेजेंट हुआ। कब हुआ? तो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था 1936 के अराउंड। ठीक है, तब ब्रिटेन एक, हम बोलते हैं ना, एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी कैंप, मिलिट्री बेस, उसका उपयोग करके एक रडार सिस्टम पर डेटा एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, उसके लिए उसने एयर मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड, जो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, बेउसे रिसर्च स्टेशन, वहाँ पे वो ये सब रिसर्च कर रहे थे। तो क्या हुआ था कि 100 माइल्स तक ऊपर तक वो ऐसे रडार सिस्टम को फिट कर रहे थे अपने एयरफोर्स की मदद से, सिस्टम को ऊपर पहुंचा रहे थे। उसके क्या पूरी रडार सिस्टम का वो एनालिसिस कर रहे थे कि कैसे कोई अगर एरोप्लेन आपकी रडार के अंदर आ जाता है तो किस दिशा से आ रहा है, कौन सा प्लेन है,
कौन सी कंट्री का प्लेन है, वो सब पता करने के लिए ये रडार सिस्टम बहुत ही यूज़फुल होता है। आज भी हमारी पूरी कंट्री के बॉर्डर्स पर रडार सिस्टम होता ही है। ठीक है, तो ये 1936 के कॉन्सेप्ट से ही यहाँ पे ये सक्सेसफुल हुआ था। तो अगर हम, जैसा कि मैं एनसीसी में था, एयर एनसीसी में, तब हमको सब दिखाया जा रहा था कि बाउंड्रीज जो डिफेंस हमारे होता है, हमारे एयरफोर्स वाले, जैसे ही कोई अलग देश का प्लेन घुस जाता है हमारी बाउंड्री के थोड़े 1 सेंटीमीटर के भी अंदर आ जाता है, तो पूरा का पूरा रडार सिस्टम उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस सिस्टम होता है, वो इस ऑपरेशन रिसर्च की मदद से पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ से 1936 में ये ब्रिटिशरों ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जो डेटा स्ट्रक्चर कर रहे थे, इसलिए उसने उसको ऑपरेशनल रिसर्च नाम दिया था, वहाँ से ऑपरेशनल रिसर्च नाम आया था। ठीक है, वो फाइटर कमांड थे, वो उसकी एक बहुत बड़ी टीम थी, उस पर वर्क कर रही थी। तो उस टीम की सक्सेस की वजह से ही आज हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये ऑपरेशन रिसर्च फ़ायदेमंद हुआ। वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई, सब ठीक हो गया था। फिर ये जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसे नहीं पड़ा रहा, वो बहुत ही आगे कॉन्सेप्ट बढ़ा। तो यहाँ से ओआर का, ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको इसकी हिस्ट्री बताई, हमको ज़्यादा इसकी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ मेथड ही पढ़ने वाले हैं। पर बेसिकली यहाँ से ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आगे की बात करूँ तो सक्सेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन आर्मी अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजर। ठीक है, ये जो सक्सेस हुआ था आर्मी की तरफ से, उसने इंडस्ट्रियल मैनेजर को अट्रैक्ट कर लिया था। वो वेर सीकिंग सॉल्यूशन टू देयर कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, जो इंडस्ट्री वाले हैं, मैनेजर्स होते हैं, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का उसको कुछ सॉल्यूशन दिख रहा था यहाँ से। नाउ डेज almost every organization in all countries has staff applying operation research, and the use of operation research in government has spread from military to wide variety of departments at all level. The growth of operation research has not limited to the USA and UK. It has reached many countries of the world. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उस तक सीमित नहीं रहा, यूएसए और यूके तक सीमित नहीं रहा था ये कॉन्सेप्ट, फिर पूरी दुनिया में। और हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, ठीक है, तो इंडिया वाज वन द फ्यू फर्स्ट कंट्रीज who started using operational research in India. Regional Research Laboratory located at Hyderabad was the first operations research unit established during 1949. At the same time, another unit was set up in Defense Science Laboratory to solve the stores, purchases, and planning problems. In 1953, Operations Research Unit was established in Indian Indian Statistical sorry Indian Statistical Indian Statistical Institute. ठीक है, थोड़ा स्पीड में बोलने से ऐसा होता है। इंस्टीट्यूट कलकत्ता। तो इंडिया में कहाँ है ये, बहुत बड़ी ब्रांच है। स्टैटिस्टिक वालों को शायद इसकी हिस्ट्री पता भी होगी। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑपरेशन रिसर्च मेथड इन नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे। In 1955, Operation Research Society of India was formed, which is one of the first members of International Federation of Operations Research Societies. Today's Operation Research in a popular subject in Management Institute and Schools of Mathematics. जैसा कि अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के बारे में। अब देखते हैं ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या थे। ये कुछ नोट डाउन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप सुनो। ऑपरेशन रिसर्च यूज एनी सुटेबल टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल। ऑपरेशन रिसर्च के लिए कोई भी टेक्निक्स अवेलेबल है। द कॉमन फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स आर मैथमेटिकल प्रोसीजर, कॉस्ट एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन। However, operation researchers given special importance to the development
and the use of techniques like linear programming, game theory, decision theory, queuing theory, इन्वेंटरी मॉडल्स एंड सिम्युलेटेशन। हमारे सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं हम सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, गेम थियरी पढ़ने वाला है, और लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत सारी मेथड होती है। ठीक है, इतना ही कवर करने वाला है क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना नहीं है करना। मैथमेटिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए तो सब है। इन एडिशन टू द अबव टेक्निक्स, अभी हम थोड़ी और टेक्निक ऐड करें तो सम अदर कॉमन टूल्स आर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ये तो हम पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग तो वो बहुत ही अलग है। इंटीजर प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सीक्वेंसिंग थियरी, मार्कोव प्रोसेस नेट की एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, ठीक है। तो जो एमएससी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक में, उसके लिए ये मार्कोव प्रोसेस वगैरह बहुत ही डीप में आता है। नेटवर्क शेड्यूलिंग, सिंबॉलिक मॉडल, इंफॉर्मेशन थियरी एंड वैल्यू थियरी। देयर इज़ मैनी अदर ऑपरेशन रिसर्च टूल एंड टेक्निक ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स थी ओआर की, जो अब ख़त्म हो गई। तो अब हमारा जो टॉपिक था आज का, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग? अभी आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, वैसे अभी भी ज़रूर नहीं है। जैसे बोर्ड आ जाता है, ठीक है, तब से हम एक्चुअली लिखना वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ सुन सकते हो आप। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ स्पेशल एंड वर्सटाइल टेक्निक विच कैन बी अप्लाइड to a variety of management problems like advertising, distribution, investment, production, refinery operations, and transportation analysis. The linear programming is useful not only in industry and business, but also in non-profit sectors such as education, government, hospital, and libraries. जैसे कि अभी जो मैंने पहले भी बोला, ठीक है, अभी जो डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास है, उसमें हम इस ही प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। द लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड इज़ एप्लीकेबल इन प्रॉब्लम्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ये जो डिसीजन वेरिएबल और जो आगे जो कंस्ट्रेंट थियरी, वो सब क्या होता है वो हम एग्जांपल से ही समझ लेंगे, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल कैसे होता है, क्या उसमें करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है, लीनियर फंक्शन कैसे होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। जो हमारा एक्चुअली मैथमेटिक्स स्टार्ट यहीं से हो रहा है कि लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं और कैसे इस इनइक्वालिटी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हर जगह इनइक्वालिटी ही होगी हमारे पास, इक्वालिटी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन रख देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 आवर से यूज़ कर सकते हैं, कम से कम हम 2 आवर तो काम करना ही है, ऐसा सब रिस्ट्रिक्शन हो गए। तो ये सब क्या होता है, यही तो कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। वो थियरी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंट सम प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव or goal that measures the effectiveness of the system such as maximizing profit, productivity or minimizing cost or consumption। जो कोई भी कंपनी वाला होता है वो क्या करना चाहता है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम ही करना चाहता होगा ना, और जो कॉस्ट आ रही है उसको क्या करना चाहता होगा, मिनिमम ही करना चाहता होगा। ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जो लॉस बढ़ाना चाहता हो, ठीक है, उसकी इनकम कम करना चाहता हो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें हम डिसीजन वेरिएबल ऑलवेज नॉन नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। कभी भी नेगेटिव कोई भी डिसीजन वेरिएबल लेंगे ही नहीं, वो यहीं से कॉन्सेप्ट होता है। जो हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ग्राफ सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखेंगे, क्योंकि कभी कोई वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव के कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज सम प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी। जैसे हमने बोला कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती ही है सब में, रिसोर्स वगैरह होता है, मटेरियल, मशीन्स और टाइम फॉर द सिस्टम,
These constraints are expressed as linear equation involving the decision variable. तो ये जो हम linear equation बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो inequality में यूज़ करेंगे वो इस कंस्टेंट की वजह से ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो जो लिमिटेशन होती है इसकी मदद से हम हमारा लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के बाद क्या होता है, ठीक है। सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मीन्स डिटरमाइनिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स द ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द कंस्ट्रेंट्स। लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के बाद जो हमको डिसीजन वेरिएबल मिलेगा, ठीक है, उससे हम कुछ ना कुछ कह सकेंगे। द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल is the presence of linearity in the problem. The use of linear programming model arises in a wide variety of applications. तो यहाँ तक था इंट्रोडक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब हम कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्या एलपी मॉडल होता है, वो सब डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई ये जो डेटा एनालिसिस होता है, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाए, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो बहुत ही बड़ी होनारत भी हो सकती है, ठीक है। जैसा कि लास्ट ईयर, ठीक है, हमारा जो चंद्रयान 2 था वो लास्ट कुछ वो 1-2 सेकंड से, मतलब 3 सेकंड से जो उसका संपर्क टूट गया था, वो क्या था, सम लैक ऑफ मिस्टेक ही होगी ना, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ही डिटेल में, वो तो बहुत ही हाई लेवल का थिंकिंग हो गया, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम हो सकता है जो डेटा एनालिसिस करने में, वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। और वैसे कोई इतना हायर लेवल तक हमको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, पर जो डेटा कलेक्शन की मिस्टेक थी, जो लिमिटेशन थी, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। तो क्या क्या लिमिटेशन, उसको हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है, वो सब भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम एक एलपी मॉडल डिस्कस करते हैं। तो डेटा कलेक्शन के बाद जो हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाएंगे वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। प्रॉब्लम मिनिमाइज का भी हो सकता है, मैक्सिमाइज का भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है या मिनिमम कॉस्ट चाहता है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है कि ऐसा कुछ मिलेगा हमको 4x + 5y, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिमाइज फंक्शन होगा, ठीक है, ऑप्टिमाइज फंक्शन। यहाँ पे सी है, हम एग्जांपल में यहाँ पे z बोलेंगे, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो कैसा है, लीनियर फंक्शन होगा। ये कौन सा होगा, हमेशा लीनियर फंक्शन ही होगा। आपको पता होगा लीनियर फंक्शन क्या होता है, f(x, y) इज इक्वल टू ax + by। अगर हम बोलेंगे ax + by, ये क्या होता है, लीनियर फंक्शन, इसको हम बोलेंगे। अब हम f(x, y) इज इक्वल टू ax² + by, ax² + by, इसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि लीनियर में यहाँ पे पावर कितनी होगी, जो वेरिएबल है, ठीक है, उस पर पावर कितनी होनी चाहिए, 1 1 ही होनी चाहिए। और दोनों जो वेरिएबल होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होंगे। ये तो फंक्शन की बात की मैंने। यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक लीनियर ही होगा। फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम आपको 6 आवर्स का ही यूज़ करना है, मिनिमम आपको 2 आवर्स का तो उपयोग करना ही है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास मिनिमम 100 रुपीज़ है, मिनिमम 100 रुपीज़ आपके पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कम से कम 100 रुपये तो है ही, ठीक है। उससे ज़्यादा की मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स के पास मिनिमम 100 रुपीज़ है, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ही 100 आएगा। फिर हम उसको एक्स लेस देन और इक्वल टू 100 नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास 100 तो है ही है, आगे क्या हमें कुछ पता नहीं है,
उसके ज़्यादा हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ 100 हो गए तो क्या होगा, x इक्वल टू 100 होगा। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि x के पास मिनिमम 100 रुपीज़ है तो क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 बुक्स है, क्या बोलूँ, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 बुक्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 से एक भी ज़्यादा आपके पास बुक नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास 50 ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 है। मतलब कि अगर x ले लिए तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमेशा लेस और इक्वल टू ही होगा, क्योंकि आपके पास 50 से कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब यही होता है। क्वेश्चन में दिया होगा कि मैक्सिमम आप इतने आवर्स ही यूज़ कर सकते हो, मिनिमम आप इतने ही पर्सनस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो x+3y या तो लेस देन और इक्वल टू होगा या फिर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। इक्वल टू हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। ऑलवेज जो ये कंडीशन सारी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही होती है। यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। परंतु ये जो x और y है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, कि जो सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट होता है खुद, जो x y, क्योंकि यहाँ पे ये एक पर्सन्स की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो x बोला वो कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। मैं आपको बोलूँ कि आपके पास -100 रुपीज़ है, ये सब मीनिंगलेस हो जाएगा ना। आपको माइनस, आपके पास -50 बुक्स है, ये सब मीनिंगलेस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका रियल लाइफ में यूज़ होता है इसलिए मीनिंगलेस होता है। बाकी हम ऐसे बोल सकते हैं, वैसे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है ही है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आएगा आगे जाके, जो हम ग्राफ थियरी में जो इसका ग्राफ बना के हम जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था पूरा एलपी मॉडल। तो क्योंकि ये फंक्शन लीनियर है, ये उसका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे अब अभी जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है एलपीपी का, वो हम डिस्कस करेंगे। जो एलपीपी कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले फाइंड x1 x2 xn which optimize the linear function। ठीक है, सबसे पहले आपको एलपीपी में क्या करना है, x1 x2 xn वो सब ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, वो सब निकालना है। और फिर उसको एक फंक्शन के थ्रू z इज इक्वल टू हम c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 अप टू cn xn, ऐसे एक हम लीनियर फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, x1 x2 xn वो सब फाइंड करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म, अब मैथमेटिकल फॉर्म के लिए पहले क्या हमने करना था, जैसे हम ऊपर देख चुके थे कि ये ऐसा मॉडल दिखाना है हमको, ठीक है। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये जो यहाँ पे लिखना होता है वो अभी कुछ नहीं लिखना है, हमको सिर्फ क्या करना है, z इज इक्वल टू c1 x1 c2 x2 c3 x3 वो सब एक इकट्ठा करना है, ठीक है।
बाकी सब अभी कुछ नहीं करना है इस थियरी में। तो z इज इक्वल टू c1x1 c2x2 ये सब लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो एक कंस्ट्रेंट हमको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखा था, ठीक है, उस तरह अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसके टॉपिक में क्या आएगा, सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स। इसमें सबसे पहले हम उसको A11 नाम देंगे, साथ में क्या होगा x1 प्लस A12 x2, जैसे हम मैट्रिक्स के एंट्री लिखते थे उसी तरह A13 x3 है। आगे जाके क्या होगा ये A1j। थोड़ी आपको हैंड राइटिंग में तकलीफ़ पड़ेगी क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे लिखने का, और वैसे भी हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब ही है। AIJ XJ नहीं आएगा, यहाँ पे XN आएगा, यहाँ पे XN आएगा, AIJ XN। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा कोई नंबर होगा जैसे कि B1, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो इक्वल टू वाला केस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हैं कि कब इक्वल होगा वो मेथड आएगी, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इंक्लूड करेंगे, लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या फिर इक्वल टू हो सकता है। फिर क्या होगा A21 x1 प्लस A22 x2 A23 x3। आगे जाके क्या हो जाएगा ये A2n, यहाँ पे भी एक मिस्टेक करनी मैंने, यहाँ पे n आएगा, n आएगा यहाँ पे A2n xn लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू B2, ठीक है। इसको अब हम आगे जाके क्या लिखेंगे, AI1 x1 प्लस AI2 x2 प्लस AI3 x3 प्लस AIN xn लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कोई BI होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आखिरी रो क्या होगी AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस AM3 x3। फिर क्या होगा ये AMN XN लेसर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू BN, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स MN की साइज़ का होता है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया MN आ गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, XJ
यहाँ पे जे लिखेंगे, एक्स जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0 भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है और नहीं दिया होता तो हम सिंपल यहाँ पे 0 से भी उसको लिख सकते हैं। ओके, वेर ऑल aij bi and cj आर कांस्टेंट। ठीक है, ये जो सारे के सारे A1 A2 A11 A12 B1 B2 C1 C2 ये सब हमने लिखे, वो सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। उसके बाद ये था हमारा मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, मैथमेटिकल। हेलो, तो अभी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपीपी करना था हमको, पर पीसी में थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, इसलिए आगे का जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। हालांकि इसमें मुझे सॉल्यूशन वगैरह सब बताना था, पर सॉरी फॉर दैट, इसमें थोड़ा एरर आ रहा है पीसी में। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम रेगुलर बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म एलपी से आगे बढ़ेंगे हम, क्या होता है सिस्टम, कैसे हम सिंपलेक्स ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।